रुपए डिपेंडिंग अपॉन एरिया पे फॉल करती है। यानी अगर 19,013 एकड़ को आप मल्टीप्लाई कर दें, किसी आम आदमी को भी दे दें और उसको बोलें कि 19,013 एकड़ लैंड को अगर मल्टीप्लाई कर दे, पाकिस्तान स्टील मिल के प्लांट की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान स्टील मिल के एसेट्स की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान स्टील मिल के जो इमूवेबल प्रॉपर्टी प्लांट मशीनरी उसकी बात नहीं करता, उसके जो प्रोविंसेस में जो ऑफिस है उसकी बात नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ लैंड की बात कर रहा हूँ। हाँ ठीक है। असल मसला पाकिस्तान स्टील की लैंड है। 19,013 एकड़ लैंड जो है वो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू इस वक्त भी 19 खरब से 24 खरब रुपए बनती है। अगर आप 24 खरब रुपए, 19 तो खरब से 24 खरब का अगर आप मतलब ये है 19,013 को मल्टीप्लाई करें 9 करोड़ से 12.5 करोड़ के दरमियान एवरेज है, उससे अगर मल्टीप्लाई करें तो मिनिमम रेट 19 खरब से लेकर 19 खरब 40 अरब से लेकर ये 22 खरब से 24 खरब रुपए। चले 20 खरब लगा लेते हैं। जी 20 खरब भी लगाते हैं। अगर ओपन कॉम्पिटिटिव जाए तो इसकी अच्छी वैल्यू मिल सकती है। तो पाकिस्तान का कर्जा कितना है? देखिए पाकिस्तान का कर्जा तो अराउंड 60 से 70 अरब डॉलर है, 85 अरब डॉलर कह लें। लेकिन असल चीज़ ये नहीं है, असल चीज़ ये है कि यहाँ कहानी ख़त्म नहीं होती। कहानी ये है कि पाकिस्तान स्टील मिल के सिर्फ ये एसेट्स नहीं है, पाकिस्तान स्टील मिल की आयरन ओर की कानें हैं। पाकिस्तान स्टील मिल की कलाकू के अंदर बहुत कम लोग जाते हैं कि वहाँ 10,061 एकड़ लैंड जो पाकिस्तान स्टील की आयरन और रिजर्व्स की कानें हैं। झम्पीर के अंदर 844 एकड़ लाइमस्टोन डोलोमाइट की कानें जो ब्लास्ट फर्नेस में काम आता है। मकली के अंदर 9,800 एकड़ की कानें हैं। ये हुकूमत पाकिस्तान और पब्लिक फंड था जो पब्लिक के पैसों से बनी, पब्लिक के 17.56 अरब रुपए से ही बनी, इसका पेड अप कैपिटल था। और इस वक्त उसके असासों की मालियत जो कम अज कम है, अगर उसको फॉरेंसिक ऑडिट के जरिए ऑडिट किया जाए तो प्लांट की जो इन्होंने एवरेज लगाई है 700 मिलियन डॉलर, वो अलग है। लेकिन अगर फेयर मार्केट वैल्यू लगाई जाए तो जमीन अलग है, प्लांट अलग है, और ये मालियत पाकिस्तान स्टील मिल की एक्चुअल मालियत, उसकी स्टील कॉर्प्स अलग है, पाकिस्तान स्टील फैब्रिकेटिंग कंपनी अलग है। ये सब डिक्लेयर की जा रही है कि टोटल लॉस है। पाकिस्तान स्टील मिल का कर्जा 229 अरब रुपए है। जिस कंपनी के असासे 20 खरब से लेकर 34 खरब रुपए पे फॉल कर रहे हो, उसकी बैलेंस शीट में दिखाया जाए कि फिक्स एसेट इन्वेंट्री का ये हाल हो जो आवाम को पता ही नहीं हो, और एक पार्टी आके उसकी बोली लगा दे कि जी आप 1400 एकड़ हम मुझे 32 अरब रुपए दे दें, तो स्टील ये सुई गैस भी मजाक कर रही है। ये 43 बिलियन की जमीन मजाक नहीं कर रही, इसके पीछे बड़ा पैसा लगा होगा, इसके पीछे 1 अरब पैसा लगा होगा ना, खरब सबका कमीशन होगा इसमें। ये 1400 एकड़ जमीन 1 खरब 40 अरब रुपए से ऊपर की बनती है, जिसकी 43 बिलियन रुपीस बोली लगाई जा रही है। पाकिस्तान स्टील मिल का कर्जा 229 अरब रुपए। अच्छा चले हम बात करते हैं जी, स्टील मिल जो निचकारी हो रही है वो टोटल कितने में हो रही है? देखिए दो चीजें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग इशू है। 3 अगस्त। अच्छा ऑडियंस मैं आपको ये बता दूं कि ये एक जो केस ज़ेरे समात है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और लेबर कोर्ट में, वहाँ पर तारिक मंसूर MQM जो एम्प्लॉयज़ यूनियन है, यूनाइटेड वर्कर्स पाकिस्तान, उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं और घंटों आर्ग्यूमेंट्स किए जा रहे हैं इस केस में। तारिक मंसूर का ये कहना है कि ये निचकारी नहीं होनी चाहिए, ये मुल्की मफाद के ख़िलाफ़ होगा, और जो निचकारी कमीशन है या इंतज़ामिया है वो मज़ीद है कि जी निचकारी होनी चाहिए चूँकि खसारे के अंदर है और इसको बंद करके ही मुल्क की सलामती का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सकता है। बिल्कुल उलट मौक़िफ़ है तारिक मंसूर का जो इंतज़ामिया के बरखिलाफ़। ये आप हाँ बता रहे थे आप टोटल। जी देखिए पाकिस्तान स्टील मिल की जो कानें हैं, जो आयरन ओर रिजर्व्स हैं, ये रिजर्व्स क्यों इस्तेमाल नहीं किए जा रहे? दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जून 2015 से पाकिस्तान स्टील मिल क्लोज डाउन कहा जा रहा है। एक आम आदमी ये समझ रहा है कि पाकिस्तान स्टील मिल क्लोज डाउन खसारे में सीधी 2008 के अंदर जिस स्टील मिल के बैंक अकाउंट्स में अगर 25 अरब रुपए, AGPR की रिपोर्ट्स में आपको दिखा सकता हूं, मेरे सामने ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट्स हैं, ये मेरी रिपोर्ट्स नहीं है, ये ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट्स हैं, ये ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट्स हैं। ये कह रही हैं कि इस स्टील मिल के असासे की जो है ये प्रॉफिटेबल थी। इसी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने 2009-10 की रिपोर्ट है, और फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ गई ना। नहीं देखिए इस पे सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो नोटिस लिया। बहुत कम लोगों को याद है कि वतन पार्टी वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान में 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो नोटिस लिया, और प्राइवेटाइजेशन उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी और लेड बाय 3 मेंबर बेंच ने उसको नल एंड वाइट किया, और नल एंड वाइट की उसने डिसीजन दिए, और उसके अंदर उन्होंने बताया कि मेरे पास उसकी जजमेंट मौजूद है, मैं आपको जजमेंट दिखा सकता हूं। अच्छा फिर ये माफिया कौन है जो ये कर रहा है? उन्होंने बताया कि ये क्यों नल एंड वाइट है। उसके बाद इसको दोबारा रिवाइव करना शुरू किया, मुशर्रफ दौर में ये पूरी रिवाइव हो गई। 1998 में भी इसको
डिफॉल्ट करार दिया गया, लेकिन इसके अंदर पोटेंशियल था, मुशर्रफ दौर में इसको रिवाइव किया गया। फिर 2006 में इसको प्राइवेटाइजेशन की कोशिश की गई, सुप्रीम कोर्ट इसने इंटरवीन किया कि फॉरेंसिक ऑडिट के बगैर आपने अंडर वैल्यूएशन की है, और सिटी ग्रुप वाली जो वैल्यूएशन पे उसको नल एंड वॉइड कर दिया। फिर 2006 की जजमेंट आती है सुप्रीम कोर्ट की, और फिर उसको दोबारा रिवाइव किया जाता है, प्रॉफिटेबल होती है। फिर 2009-10 के अंदर दोबारा स्कैम होता है, 25 से 30 अरब वही प्रॉफिट लॉस में बदल जाता है। फिर सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेती है, 15/2012 सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है, जो सुप्रीम कोर्ट उसमें सुमोटो नोटिस ली 15/2009 में, और सुप्रीम कोर्ट उसमें तयन करती है नैब को और इंक्वायरी की जो रिपोर्ट्स मौजूद हैं, और पीएलडी 2012 में रिपोर्टेड जजमेंट है। लेकिन उसके बाद फिर 2015 में गैस के बिल ना देने की वजह से, सुई गैस की बिल ना देने की वजह से अचानक इसका ब्लास्ट फर्नेस और दूसरी गैस की सप्लाई